अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। First, we will look into the introduction of the elasticity of demand. We know that law of demand merely tells us that there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमें बताता है कि प्राइस और एक कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, या जिसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, वो हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता था कि प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इन दो वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है, या जिसको हम इन्वर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। यानी इफ द प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड इफ द प्राइस गोज अप क्वांटिटी डिमांडेड विल गो डाउन, एंड इफ द प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप थी, इन्वर्स रिलेशनशिप जो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये लॉ ऑफ डिमांड जो एक्सप्लेन करता है। इट इज़ ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट which describes only the direction of change in demand with a change in its price. ये जो concept था, it was only just the qualitative statement. It was just a qualitative statement जो सिर्फ ये दिखाता था direction of change in demand with a change in price कि डिमांड जो है एक कमोडिटी की कि वो किस साइड में जाएगी अगर उस कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है। It does not explain the magnitude or the extent or quantity of change in demand due to a given change in price. ये जो लॉ ऑफ डिमांड था, ये मैग्नीट्यूड या एक्सटेंट और क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस उसको एक्सप्लेन नहीं करता था। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता था कि अगर प्राइस एक खास परसेंटेज से चेंज हो जाती है, एक खास मिकदार से चेंज हो जाती थी, तो डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी, किस एक्सटेंट तक डिमांड चेंज हो जाएगी, किस क्वांटिटी से डिमांड चेंज हो जाएगी। हाउएवर वी फाइंड दैट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म इन केस ऑफ ऑल द गुड्स। मगर हम ये देखते हैं कि हर एक टाइप की जो गुड्स हैं उनमें चेंज आ जाती है डिमांड में, वो सेम नहीं रहेगी अगर प्राइस में सेम चेंज आ जाती है। यानी अगर डिफरेंट कमोडिटीज़ के प्राइसेस में सेम चेंज आ जाएगी, प्राइसेस में सेम चेंज आ जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल दो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी, दोनों की प्राइस एक ही परसेंटेज से चेंज हो गई है, तो यहाँ पर हमें ये पता है कि ये कंसेप्ट यानी वेल नोन है कि डिमांड जो है दोनों की सेम प्रोपोर्शन से चेंज नहीं हो जाएगी, किसी की डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगी, किसी की कम चेंज हो जाएगी। यानी हाउएवर वी फाइंड दैट चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नॉट यूनिफॉर्म। मगर हम ये पाते हैं कि चेंज जो हो जाती है डिमांड में बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस, ये हर एक चीज़ में या हर ये जो टाइप ऑफ गुड्स में है सेम नहीं है। यानी हर प्रोडक्ट में ये सेम नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं उनकी डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी डिमांड बहुत ही कम चेंज हो जाएगी। इन केस ऑफ सम गुड्स लाइक लग्जरीज डिमांड इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस। गुड्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि लग्जरीज हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स, उनमें जो डिमांड होती हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है टू द चेंज इन प्राइस। जब उनकी प्राइसेस चेंज हो जाती हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नेसेसिटीज़, जिनकी जो डिमांड होती हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव होती है टू द चेंज इन प्राइस। बिकॉज कि अगर उनमें प्राइस चेंज भी आ जाती है तो लोग अपनी उस कंजम्पशन को, क्योंकि वो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की ज़रूरियत है, उनकी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगी। इसके बरक्स जो लग्जरीज़ है उनकी जो प्राइस जब चेंज हो जाती है तो उनकी डिमांड ज़्यादा चेंज हो जाएगी, यानी उनकी डिमांड जो है मोर रिस्पॉन्सिव होती है टू द चेंज इन प्राइस। इन अदर्स लाइक नेसेसिटीज़ इट इज़ लेस रिस्पॉन्सिव, और नेसेसिटीज़ में जो डिमांड होती है लेस रिस्पॉन्सिव होती है टू द चेंज इन प्राइस, क्योंकि वो अगर उनकी प्राइस इंक्रीज भी हो जाती है तो लोगों को वो चीज़ें फिर भी कंज्यूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि दीज आर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, और ये ज़रूरत ज़िंदगी है, तो लोगों को ये चीज़ कंज्यूम करनी ही पड़ेंगी। A technical term elasticity of demand is used to measure the degree of this responsiveness in the demand for a good to a change in its price, income or price of related commodity. एक टेक्निकल टर्म है जिसके ज़रिए से हम ये
डिग्री ऑफ चेंज और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड फॉर ए गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, इस चीज़ को मेजर करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिस टर्म को, टेक्निकल टर्म को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ज़रिए से हम डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कि एक कमोडिटी की डिमांड में कितनी परसेंट चेंज आ जाती है, कितनी डिग्रीज की चेंज आ जाती है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, due to change in its price, or due to the change in income, or due to the change in the price of related due to the change in the prices of related goods or related commodities. यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है कि एक कमोडिटी की डिमांड कितनी चेंज हो जाएगी, उसमें उसकी डिमांड में कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, कितने परसेंटेज से या कितनी डिग्री से उसकी डिमांड चेंज हो जाएगी ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, और ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड commodities or goods. This concept was developed by economists like J.S. Mill, Carnot, etc. But credit of its scientific presentation goes to Marshall, Alfred Marshall. ये कंसेप्ट जो था इसको डेवलप किया था जेएस मिल ने, इसी तरह से एक इकोनॉमिस्ट था कॉर्नट, उन्होंने, जिनका एक डियोपोली मॉडल भी है, इन जैसे इकोनॉमिस्ट्स ने इसको डेवलप किया था इस कंसेप्ट को, मगर जो इसकी फिर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन या जिसने इसको यानी प्रेजेंट किया या इसको फिर एनालिसिस में इसको यूज़ किया, वो था मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने इसको फिर वाइडली यूज़ किया। मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हम देखते हैं कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मीनिंग क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये मेजर करता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, कि एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितनी रेस्पॉन्सिवनेस है, यानी उसमें कितनी डिग्रीज की रेस्पॉन्सिवनेस है ड्यू टू ए चेंज इन इट्स प्राइस, बिकॉज कि इसका प्राइस अगर एक खास परसेंटेज से चेंज हुआ है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितनी रेस्पॉन्सिवनेस है, उसमें कितनी डिग्रीज की चेंज आ जाएगी, उसमें कितनी परसेंट चेंज आ जाएगी ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस, और ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, एक क्वांटिटी डिमांडेड जो है एक कमोडिटी की, उसमें कितनी डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस है, कितना वो चेंज हो जाती है उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू ए गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अगर एक कमोडिटी की प्राइस एक खास परसेंटेज से चेंज आ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसके वजह से कितनी चेंज आ जाती है, कितने डिग्रीज की चेंज आ जाती है, कितनी रेस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस। अगर एक कमोडिटी की प्राइस एक खास मिकदार से चेंज हो जाती है तो उसके रिएक्शन में, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितने मिकदार से चेंज हो जाएगी, उसमें कितनी डिग्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी या चेंज आ जाएगी ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस, या अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड जो एक कमोडिटी की है वो कितनी चेंज हो जाएगी, उसमें कितनी डिग्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, कितने डिग्री से वो चेंज हो जाएगी। और अगर एक कमोडिटी की ये जो रिलेटेड गुड्स हैं उन रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस अगर फिर चेंज हो जाती हैं तो उसकी वजह से इस कमोडिटी की डिमांड कितनी रेस्पॉन्सिव हो जाती है, कितनी चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंगली वी हैव 3 कंसेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो हमने 3 रीजंस पढ़े ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, एक तो था ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, ड्यू टू द चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके वजह से फिर हमारे पास 3 कंसेप्ट आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज। In this lesson, we will deal with the price elasticity of demand alone, as the other two are not prescribed in our syllabus. यानी फर्स्ट हम इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही एनालाइज करेंगे। Price elasticity of demand establishes a quantitative relationship between the quantity demanded of a commodity and its price, while other factors remain constant. Price elasticity of demand जो है ये एस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ हमें यह बताता था इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, एक कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस में क्या रिलेशनशिप थी वो लॉ ऑफ डिमांड दिखाता था। यानी वो नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप, वो लॉ ऑफ डिमांड वही चीज़ दिखाता था, द नेगेटिव रिलेशनशिप और द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता था। मगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the quantity demanded of a commodity and its price,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि ये दिखाता है हमें इफ द प्राइस चेंजेस, अगर प्राइस चेंज हो जाता है एक खास मकदार से में, और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस मैग्नीट्यूड से चेंज हो जाएगी, किस क्वांटिटी से चेंज हो जाएगी, कितने परसेंटेज से चेंज हो जाएगी। यानी क्वांटिटी ये दिखाता है कि अगर प्राइस एक खास मकदार से चेंज हो जाती है, कितने एक खास परसेंटेज से चेंज हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज हो जाएगी। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिखाता है। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, एक क्वांटिटी जो डिमांडेड होती है कमोडिटी की उसके दरमियान, एक कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके दरमियान, और उसके प्राइस के दरमियान, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हम इज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट रहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एट द प्रपोर्शन at which quantity demanded changes with the change in its price। इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज ए प्रपोर्शन एट विच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, कि किस प्रपोर्शन से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगी विद चेंज इन इट्स प्राइस। अगर एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड किस प्रपोर्शन से चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन, द प्राइस elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded to the change in price। ये जो प्राइस elasticity of demand है ये मेजर करता है द responsiveness of quantity demanded, कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है एक कमोडिटी की है उसमें कितनी responsiveness है, कितनी लचक है उसमें, कितनी वो रिस्पॉन्ड करती है ड्यू टू द चेंज इन इट्स प्राइस। अगर उसकी प्राइस चेंज हो जाती है तो उसके रिएक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो जाती है, कितनी बदल जाती हैं, कितनी इनकी डिक्रीज हो जाती है। इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको मेजर करते हैं हम, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है इसके ज़रिए से इसको मेजर किया जाता है। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक क्वांटिटी डिमांडेड जो एक कमोडिटी की है उसमें कितनी परसेंटेज चेंज आ जाती है डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितनी परसेंटेज चेंज आ जाती है। तो फॉर यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है, if the relative increase in quantity demanded is 50% and the relative decrease in price is 10%, the elasticity of demand will be। इफ द रिलेटिव इंक्रीज, सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द रिलेटिव डिक्रीज इन प्राइस, जबकि प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है 10% से। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मगर वो ये नहीं बताता था कि कितने परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। मगर लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता था कि कितने परसेंटेज से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी अगर प्राइस डिक्लाइन हो जाती है। यहाँ पर लॉ ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो चीज़ हमें बताता है, ये बताता है कि अगर प्राइस एक खास परसेंटेज से चेंज हो जाती है, एक खास मिकदार से चेंज हो जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज हो जाएगी। उसके लिए फार्मूला जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, परसेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज जो क्वांटिटी डिमांडेड में हुआ है वो है 50% एंड रिलेटिव डिक्रीज इन प्राइस, और इसके साथ जो डिक्रीज हुआ है प्राइस में जो चेंज आ गई है वो है 10%। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 50, क्योंकि 50% से क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाई -10, क्योंकि ये जो प्राइस है उसमें डिक्लाइन हुआ है, दैन -10 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू -5, ग्रेटर इलास्टिसिटी। यानी इट मीन्स दैट वन, इसका मतलब है कि अगर 1% चेंज आ जाती है क्वांटिटी सॉरी, इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस में 1% चेंज आ जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय 5%। इफ द प्राइस चेंजेस बाय 10% क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय 50%। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय, इसको फॉर्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और इसको इस तरह से फिर ये फार्मूला को ड्रॉ किया जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। वो कैसे हम निकालेंगे फिर, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ऊपर इसने एग्जांपल दी है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल जो इन्होंने दी है,
कि 50% चेंज हुआ है डिमांड में, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, इस ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। अब कैसे हम 50% चेंज को कैसे हम ये डराइव करेंगे? सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इनिशियल प्राइस थी ₹100, अगर हमारी इनिशियल प्राइस थी ₹100, एक्चुअल जो हमारी प्राइस थी दैट वाज ₹100 पर यूनिट, प्राइस जो हमारी थी दैट वाज ₹100 इनिशियल प्राइस, और क्वांटिटी डिमांडेड जो था, क्वांटिटी डिमांडेड वाज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो प्रोपोर्शनेट, ये जो फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू मीनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई डेल्टा पी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ओरिजिनल प्राइस, पी इज ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्वांटिटी, क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी। अब डेल्टा क्यू कैसे हम निकालेंगे? ओरिजिनल क्वांटिटी अगर हमारी है, पहले जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी, सपोज फॉर एग्जांपल दैट वाज 50 यूनिट्स if the price was ₹100 per unit. Now the price goes down from 90 to 100 to 90, 100 to 90, and the quantity demanded goes up from 50 to 75। 50 का अगर हम 50 यूनिट्स का 50% कितना होता है? 25, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस डिक्रीज होती है फ्रॉम 100 रुपीज़ पर यूनिट टू 90 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़ पे हम 50 यूनिट्स बेच रहे थे, और 90 रुपीज़ पे 75 यूनिट्स बेच रहे हैं। 90 रुपीज़ पर यूनिट अगर प्राइस है, अब जो प्राइस गिर गई है फ्रॉम 100 टू 90, तो 10 रुपीज़ का इसमें डिक्लाइन हुआ है, 10% का इसमें डिक्लाइन हुआ है, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 75 यूनिट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इफ द रिलेटिव इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 50%, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज हुई है 50% से, तो यहाँ पर आप 50 डिवाइडेड बाई 10% से प्राइस चेंज आ गई है, तो इसको डिवाइड कीजिए 50 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 5 माइनस 5, दैट मीन्स कि अगर 1% चेंज आ जाता है डिमांड में, तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है 5% से। इफ द प्राइस चेंजेस बाई 10%, quantity demanded changes by 50%. It should be noted that the coefficient of elasticity of demand is always negative because there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. और ये चीज़ हमें एक ध्यान में रखनी चाहिए कि coefficient of elasticity of demand जो है it will always be negative, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, यानी नॉर्मल गुड्स के लिए जो रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट विल बी नेगेटिव। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो कोएफिशिएंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये नेगेटिव होता है। देयरफॉर इट हैज़ बिकम ए कन्वेंशन टू डिसरिगार्ड दिस साइन, और दिस नेगेटिव साइन is prefixed in the formula to convert it into positive sign as given above. Therefore, it has become a convention to disregard this sign, or negative sign is prefixed in the formula to convert it into positive sign as given below. तो इस वजह से फिर इसको डिसरिगार्ड ही किया जाता है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये बाय रूल ही हमें पता है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसके डिफरेंट डिग्रीज हैं। On the basis of the responsiveness of quantity demanded to a change in the price, there are 5 main degrees of elasticity of demand. On the basis of responsiveness of quantity demanded to change in the price, कि एक क्वांटिटी डिमांडेड की
ये कितनी रिस्पॉन्सिवनेस, ये कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, ये कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसकी कितनी रिस्पॉन्सिवनेस है, वो कितनी रिस्पॉन्सिव है टू द चेंज इन द प्राइस। यानी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है, कितनी वो रिएक्ट करती है टू द चेंज इन द प्राइस। इसके बेसिस पे हमारे पास 5 डिग्रीज यानी 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। First is perfectly elastic demand. When at a given price the quantity demanded rises to any level, the demand is said to be perfectly elastic. In other words, a slight fall in price will bring an infinite increase in demand, and a slight increase in price will reduce the demand to zero. The shape of the demand curve in this case will be horizontal straight line as shown in figure 4.1. The figure shows that at the ruling price OP, the demand is infinite. A slight increase in price will reduce the demand to zero, but this is a unique and rare case which is difficult to find in the real world. In this case, buyers are ready to buy any amount of commodity at a particular price. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पहला हम कंसेप्ट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक खास प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकती है। एक प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड एक कमोडिटी की किसी भी लेवल तक जा सकती है किसी एक खास प्राइस पर। और इसमें हम डिमांड ये कंसिडर करते हैं कि इसमें डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। और एक अगर थोड़ा भी कुछ प्राइस जो है उसमें फॉल आ जाता है, प्राइस अगर थोड़ा भी गिर जाती है तो उसमें इनफाइनाइट इंक्रीज हो जाएगा डिमांड में। और अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ जाती है तो डिमांड जो है डिमांड विल फॉल टू जीरो। और इसमें जो डिमांड करूँ फिर होती है उसकी शेप होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो आप देखते हैं डी डिमांड करूँ यहाँ पर फिगर 4.1 पर। मगर इस तरह की डिमांड करूँ या इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की सिचुएशन जो है रियल वर्ल्ड में इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही मुश्किल है, या और ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व इन द रियल वर्ल्ड। और इसमें बायर्स जो होते हैं वो किसी भी प्राइस पर कमोडिटीज परचेज करने के लिए तैयार होते हैं। इन दिस केस बायर्स आर रेडी टू बाई एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट वो परचेज करेंगे किसी भी प्राइस पर। या मगर इस जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, इस तरह का जो बिहेवियर है ये रियल वर्ल्ड में इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand. If we change in price, there is no change in demand at all. The demand is said to be perfectly inelastic. अगर प्राइस में चेंज आ जाती है मगर उसके बरक्स भी अगर डिमांड में कोई भी तब्दीली नहीं आती है, डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल विद द चेंज इन इट्स प्राइस, तो उस वक्त हम कहते हैं कि डिमांड जो है ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये इलास्टिक नहीं है बल्कि इनइलास्टिक है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस केस इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सच डिमांड करूँ। इस केस में फिर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इस सिचुएशन में होती है वो जीरो होती है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सच डिमांड करूँ। इस डिमांड करूँ में जो सभी पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो जीरो होती है। द डिमांड करूँ वुड बी अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इसमें जो डिमांड करूँ जो होती है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, एज शोन इन फिगर 4.2 डी डिमांड करूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर प्राइस P2 है क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी OQ है। अगर प्राइस अब इंक्रीज हो जाता है तो POP तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी OQ है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है फर्दर टू P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी OQ ही रहता है। अब अगर हम ये हायर प्राइस लेवल से लोअर प्राइस लेवल पर आते हैं तो फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। तो इसको हम कहते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। बट इन रियल वर्ल्ड देयर इज नो सच गुड इन केस ऑफ विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो वी स्टडी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड फॉर थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। तो इसमें भी आप देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं। कोई ऐसी कमोडिटी है ही नहीं जिसकी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, जीरो हो। और जब भी कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो उनकी डिमांड जो है किसी कमोडिटी की ज़्यादा चेंज हो जाएगी किसी की कम हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटीज विल डिफर। बट हम देखते हैं कि जीरो इलास्टिसिटीज के प्रोडक्ट्स या गुड्स, ऐसे गुड्स ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं रियल वर्ल्ड में। इनको हम बस थ्योरेटिकल के इंटरेस्ट के लिए ये एक्सप्लेन इनको किया जाता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, if proportionate or percentage change in the demand of a commodity and proportionate change in its price are equal, it is said to be unitary elastic demand. अगर एक कमोडिटी में जो परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज आ जाती है कमोडिटी की डिमांड में, इफ इट इज प्रोपोर्शनेट, अगर एक कमोडिटी की जो डिमांड जो चेंज हो जाती है उसमें जो परसेंटेज चेंज आ जाती है या प्रोपोर्शनेट अगर वो है टू द चेंज इन इट्स प्राइस,
if the proportionate or percentage change in demand of a commodity and proportionate change in its price are equal, अगर एक कमोडिटी में जो परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज आ जाती है या ये परसेंटेज चेंज है जो आती है, अगर वो बराबर हैं तो द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, जो परसेंटेज चेंज प्राइस में आ जाती हैं वही परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। अगर प्राइस 10% से चेंज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से चेंज होती है। अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होती है 10% से। अगर प्राइस 10% से डिक्लाइन होती है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है 10% से, या इनमें जो बड़ा यानी इक्वल चेंज हो जाती है, प्रोपोर्शनेट इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज या इक्वल परसेंटेज चेंज अगर दोनों वेरिएबल्स में है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एग्जांपल, इफ 10% fall in price is followed by 10% extension in demand, then it will be the case of unitary elastic demand। यानी 10% चेंज अगर हो जाती है प्राइस में भी और 10% चेंज आ जाती है डिमांड में भी, तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट इज शोन बाय फिगर 4.3। इसको फिगर 4.3 में दिखाया गया है। वेयर करू डी करू रिप्रेजेंट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड थ्रू आउट इट्स लेंथ। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो फिगर 4.3 है इसमें इस चीज़ को दिखाया गया है, जहाँ पर डिमांड करू डी जो है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट इट्स लेंथ फ्रॉम डी। सच डिमांड करू इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस डिमांड करू को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। द एरियाज ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस करू और ऑलवेज इक्वल। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए कहा जाता है कि एरियाज ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स, जो एरियाज होते हैं डिफरेंट रेक्टेंगल्स के, जो हम ड्रॉ करते हैं इस करू के डिफरेंट पॉइंट्स से, इस करू के डिफरेंट पॉइंट से, सपोज फॉर एग्जांपल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इससे हमने दो रेक्टेंगल्स बनाए, पॉइंट ए से एक, पॉइंट बी से दूसरा, तो इन रेक्टेंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, क्योंकि इक्वल परसेंटेज चेंज होती है दोनों वेरिएबल्स में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसलिए इसको यूनिटरी इलास्टिक या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 के बराबर होता है। Figure 4.3 represents a demand curve DD showing unit elastic demand throughout its length. When price comes down from OPO to OP1, quantity demanded expands from OMO to OM1. But such a case in practical life is very rare. Therefore, this case is studied again for theoretical interest. It is just by chance that elasticity of demand is equal to 1. मगर ऐसा भी हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस बहुत ही कम होते हैं रियल वर्ल्ड में। यहाँ पर एक और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, इनोवेटिव आइडिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स प्राइस एंड डिमांड रिलेशनशिप फॉर नॉर्मल गुड्स ओनली। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स ओनली। न्यूमेरिकली दिस रिलेशनशिप इज ऑलवेज इन नेगेटिव बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे कि अभी हमने ये एक्सप्लेन किया कि ये रिलेशनशिप जो है हमेशा नेगेटिव ही होती है, क्योंकि ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है ये कमोडिटी के, उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स दैट हाउ मच डिमांड इज रेस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। ये जो कोएफिशिएंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये दिखाता है कि एक कमोडिटी की डिमांड जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है टू द चेंज इन प्राइस, कि एक प्राइस में चेंज की वजह से वो कितनी चेंज हो जाती है। हाउएवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गिवन गुड्स वुड बी पॉजिटिव। गिवन गुड्स के रिलेटेड के साथ, यानी गिवन गुड्स जो हैं उनकी जो इलास्टिसिटी होती है विद द चेंज इन इट्स प्राइस, विद द चेंज इन देयर प्राइस, वो पॉजिटिव होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी गिवन गुड्स की वो पॉजिटिव होगी। मोर इलास्टिक डिमांड और लेस, फोर्थ कंसेप्ट जो है मोर इलास्टिक डिमांड और लेस इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मोर इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली less elastic demand. Fourth concept, a relatively elastic demand is one in which a given proportionate change in price is attended by a more than proportionate change in quantity demanded, and hence coefficient of elasticity of demand is greater than 1. A relatively elastic demand is that concept, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर एक
गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में एक पर गिवन परसेंटेज चेंज आ जाती है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में उससे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज आ जाती है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसको हम कहते हैं उस वक्त कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। तो उससे फिर कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है दैट विल बी ग्रेटर देन वन। सो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस चेंज हो जाता है 10% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर मोर देन 10% से चेंज हो जाता है, प्राइस अगर 10% से चेंज हो जाती है, और जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, जैसे कि प्राइस 10% से चेंज हो जाती थी और क्वांटिटी डिमांडेड 50% से चेंज हो जाता था, तो वहां पर हम देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड हैज चेंज्ड मोर देन द चेंज इन द प्राइस। तो उसमें आप देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज ग्रेटर देन वन, तो वहां पर उसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक और मोर इलास्टिक डिमांड। द डिमांड कर्व इन दिस केस विल बी फ्लैटर और ग्रेजुअली स्लोपिंग एज शोन इन फिगर 4.4। तो इस सिचुएशन में जो डिमांड कर्व होगी वो ज़्यादा फ्लैटर और ग्रेजुअली स्लोपिंग होगी, उसमें नेगेटिव स्लोप होगा, मगर उसमें ज़्यादा शार्प स्लोप नहीं होगा, जैसे कि 4.4 फिगर में दिखाया गया है। इन दिस फिगर व्हेन प्राइस फॉलोज फ्रॉम ओपी टू OP1, डिमांड एक्सपेंड्स फ्रॉम OQ टू OQ1। जब प्राइस डिक्लाइन होता है फ्रॉम OP टू OP1, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक्सपेंड हुआ है फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुआ है PP1 से, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हुआ है QQ1 से। आप यहाँ पर ये एविडेंटली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया जो है QQ1 इट इज़ ग्रेटर देन द एरिया PP1, ये एरिया ज़्यादा है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि मोर इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व होती है इसका स्लोप जो है बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता है। इट इज़ ये इसका स्लोप जो है यानी ज़्यादा स्टीप नहीं होता है। In this figure, when price follows from OP1 to from OP to OP1, demand expands from OQ to OQ1. The change in quantity demand is relatively more than the change in price. वो आप यहाँ पर evidently देख सकते हैं कि change in quantity demand is more than the change in price. Less elastic demand or relatively inelastic demand. A relatively less elastic demand is one in which a given percentage change in price is attended by less than proportionate change in demand, and hence the coefficient of elasticity of demand is less than 1. और यहाँ एक और कंसेप्ट जो लास्ट जो है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हमारे 5 कंसेप्ट्स थे, उनमें जो लास्ट वन है दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वो है कि अगर एक रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड इज वन। ए रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड वो है जहाँ पर एक गिवन परसेंटेज चेंज जो प्राइस में आती है उसके रिएक्शन में, उसके रेस्पॉन्स में जो क्वांटिटी डिमांडेड हो जा क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो जाता है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ जाती है दैट विल बी लेस देन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड जो है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय लेस देन द चेंज इन इट्स प्राइस, और द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो परसेंटेज चेंज होगी क्वांटिटी डिमांडेड में इट विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कमोडिटी की प्राइस 10% से चेंज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज बाय लेस देन द 10%, बाय लेस देन 10%। अगर प्राइस कमोडिटी की चेंज हो जाती है 5% से, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगी दैट विल बी लेस देन 5%। In which a relatively less elastic demand is one in which a given percentage change in price is attended by a less than proportionate change in demand, and hence the coefficient of elasticity of demand is less than 1. तो इसे फिर coefficient of demand जो है coefficient of elasticity of demand that will be less than 1, क्योंकि जो quantity demanded में change होती है that will be less than the change in the price. The demand curve in this case is relatively steeper as shown in figure 4.5. तो इस केस में, इस सिचुएशन में जो हम देखते हैं कि elasticity of demand it will be steeper, जैसे कि 4.5 डायग्राम 4.5 में दिखाया गया है। इन फिगर 4.5 व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी, आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 4.5 में जब प्राइस फॉल हो जाता है व्हेन प्राइस इज ओपी तो क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल इन प्राइस इज ग्रेटर देन द राइज इन डिमांड। QQ1 जिससे डिमांड चेंज हुई है इट इज़ स्मॉलर देन द PP1 एरिया, PP1 एरिया उससे स्मॉलर है। तो
change in price is greater than the change in quantity demanded, or quantity change in quantity demanded is less than the change in price. The change in quantity demanded is relatively lesser as compared to change in its price. Now we can sum up all the 5 degrees of elasticity of demand in one diagram given as below. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी concepts को फिर एक ही diagram में दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर 4.6 में। ये जो फिगर 4.6 है इसमें आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है 0। और फिर इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए बी करू, इसमें आप देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करू जी एच, इसकी इलास्टिसिटी है ग्रेटर देन 1 बिकॉज इट इज़ फ्लैटर। करू जितनी ये फ्लैट होगी और उतनी उसकी इलास्टिसिटी, मगर हाँ ज़्यादा इतनी फ्लैट भी नहीं होगी कि होनी चाहिए कि इट विल बिकम वर्टिकल, सॉरी इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो उसकी फिर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। मगर जितनी फ्लैटर होगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं करो जी एच में, इसमें इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। और फिर आप देखते हैं कि इसी के साथ साथ जो ई एफ करू है इसकी इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी के साथ फिर आप आई जे करू देख सकते हैं, और ये सिटी पर करू है, और इसकी इलास्टिसिटी जो है जितनी करू फिर सिटी पर होगी उतनी उसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो इसकी आई जे जो है इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो ये इन कंसेप्ट को यहाँ पर ये फिर एक ही डायग्राम में दिखाया गया है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। कल हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं।